मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, किसका पेपर होगा? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का जो भूगोल है उससे संबंधित जो पेपर होगा उसके बारे में अपन कंप्लीट रिवीजन क्लास लेने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। 25,000 आपके सामने सब्सक्राइबर का अपन ने टारगेट ले रखा 10 तारीख से पहले पहले, तो करो सब्सक्राइब ताकि अपन 25,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच जाए। ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचोगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सिंपल यहाँ पर कोने वाले में सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है। किसका? सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर जाओ और ज्योग्राफी सर्च करो। क्या सर्च करना है? ज्योग्राफी सर्च करना है। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे, ज्योग्राफी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। तब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और फिर बाकायदा नीचे की तरफ जाकर सारा का सारा कंटेंट पढ़ लेना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल का जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उसका जो पहला प्रश्न है, भारत के भौतिक विभाजनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जितने भी भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उनका भौतिक विभाजन है उसके बारे में भी अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको अच्छे से कर लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अच्छे से कर लेना, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना उसको। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दूंगा, वहां पर आपको अन्य वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो आप सबको पता है भारत देश है, उसकी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। हम पूरी दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की भौगोलिक दृष्टिकोण से आने वाले देशों में से हैं। और जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अपन दूसरे स्थान पे हैं और वर्तमान के डाटा के हिसाब से हम पहले स्थान पे आते हैं। तो और साथ के साथ हमारे देश में सिर्फ जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से ही हम सिर्फ बड़े नहीं है, बल्कि हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसमें और हमारी संस्कृति में काफी बड़ा भेदभाव जो अंतर भी देखने को मिलता है। अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाओ तो पहनावा, खाना पीना, त्योहार, बोली, भाषा सब बदल जाती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं, अगर आप एक राज्य के अंदर भी रहते हो तो एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो भी भाषा, बोली, पानी, खान पान है वो बदल जाता है। तो हम इतनी विविधताओं से भरे हुए देश हैं जिसका भूगर्भीय संरचना व उच्चावच के पर्याप्त भिन्नता है। और भारत में अगर सिर्फ जो संस्कृति में ही आपके सामने जो बदलाव नहीं देखने को मिलता है, हमारा जो भूगर्भीय जो स्थितियां हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। जहां अगर अपन सिर्फ राजस्थान की बात कर लें, भारत देश की भी नहीं बात करें, तो एक तरफ रेगिस्तान देखने को मिलता है जहां पर आप देखोगे तो सूखे की समस्या होती है। वहीं झालावाड़ आपके सामने, जो झालावाड़ हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, यहाँ पर आपके सामने अक्सर नदी नालों में उफान देखने को मिलता है और वहां पे बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है ना। एक तरफ भारत में, एक तरफ अलवर भरतपुर में आपको सामने जो मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर अजमेर, थोड़ी सी दूर जाओगे अजमेरी क्षेत्र में आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा और थोड़ी दूर जाओगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो भारत में जो स्थल कृतियां हैं उसमें भी काफी ज्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पे भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक विभाजनों में बांटा गया है। और इन्हीं सब, अगर अपन भिन्नताओं की बात करें तो भारत है उसको कुल अलग अलग प्रकार की 6 भौतिक जो विभाजन है उनके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। पहले विभाजन की बात करें, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला प्रदेश कौन सा आपके सामने? उत्तरी के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं जिसमें हिमालय पर्वत मुख्यतः है। विशेषताओं की बात करें, यह विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम वलित पर्वतमाला है जो भारत की उत्तरी सीमा और पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। तो अगर भारत की अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको पता भाई उत्तर से शुरुआत होती है किसी भी चीज की, तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है उत्तरी दिशा में क्या देखने को मिलता है? आपके सामने जो हिमालय है वो देखने को मिलता है,
जिसकी शुरुआत आपके सामने जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान से लेकर या म्यांमार तक चलती है, जिसमें भारत में आपके सामने पंजाब में भी है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपके सामने उत्तराखंड, फिर जो आगे अपन जाते हैं सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलाव देखने को मिलता है, जिसकी सीमा उत्तरी सीमा और पश्चिम से लेकर पूर्वी तक फैली हुई है। इसमें 3 समानांतर श्रेणियां, तो इसमें अलग अलग प्रकार की 3 समानांतर आपको श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला है महान हिमालय। सबसे पहले हिमालय कौन सा है? महान हिमालय। अब महान हिमालय के आगे लिखा होता है हिमाद्री, है ना? क्या तो महान हिमालय बोलते हैं या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से क्यों जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस पे यहाँ पर आपके सामने सबसे जो ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं, है ना? और हर समय यहाँ पर बर्फ रहती है। तो इसका जो औसतन अगर ऊंचाई की भी बात करें तो 6000 जो मीटर है उससे ऊंची आपके सामने चोटियां देखने को मिलती हैं। और इसी के ऊपर सबसे ऊंची ऊंची जैसे K2 हो गया, आपके सामने कंचनजंगा हो गया, आपके सामने जो माउंट एवरेस्ट हो गया, ये जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसमें ही देखने को मिलती हैं। इसका विस्तार आपके सामने नेपाल में भी देखने को मिलता है। नेपाल में सारी ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। अगला है लघु हिमालय। उसके बाद में जो हिमाद्री हिमालय है उसके बाद में ये ऐसे हैं, 3 पैरेलल लाइंस है, मतलब ऐसे वाली लाइंस। समझ में आ गया? सबसे पहले जो सबसे ऊंचे वो हिमाद्री है और महान हिमालय जो सबसे उत्तरी दिशा में। फिर बीच की जो आपके सामने देखने को मिलता है वो लघु हिमालय होता है, जिसको अपन हिमाचल हिमालय व उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आपके सामने थोड़ा कम ऊंचाई वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। और यहाँ पर अक्सर आपको दून भी दिखाई देते हैं, जैसे देहरादून हो गया आपके सामने, जो जैसे उस वक्त दून एक समतल क्षेत्र होता है जहां पर क्या बसावट भी की जा सकती है। और लास्ट में आपको देखने को मिलता है आखिरी क्षेत्र शिवालिक वाला क्षेत्र, जो बिल्कुल कम ऊंचाई है, जिसका विस्तार आपको सामने पूर्वोत्तर में लगभग देखने को मिलता है। महत्व की बात करें, भारत को मध्य एशिया की जो सबसे ठंडी हवाओं से बचाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है भाई? हिमालय का कार्य क्या है? अब आपको पता है, जो रशिया की बात करें और उसके बाद चाइना की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश है। समझ में आ गया? मध्य एशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आपको जो साइबेरिया देश का नाम सुना होगा, रशिया है, आपको वहां पे हमेशा ठंड रहती है हर वक्त। चाइना में भी ठंड रहती है, लेकिन उस ठंडी हवाएं आती हैं जो पोलर रीजन से आपके सामने, उसको रोकने का कार्य कौन करता है? आपके सामने हिमालय कार्य करता है। और भारत की जो जलवायु है उसको ठंडी के बजाय उष्णकटिबंधीय बनाने का कार्य करता है। साथ के साथ मानसून पवनों को रोकने का भी काम करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में जो इतनी जो वर्षा देखने को मिलती है वो नहीं मिलती। क्यों? हिमालय की एक तो ऊंचाइयां इतनी है कि इससे जो बादल है वो टकराकर भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, चाहे पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे आपके सामने यूपी बिहार का क्षेत्र हो, यहाँ पे बरसात करने का भी कार्य करता है। साथ के साथ इसके अंदर काफी मात्रा में ग्लेशियर वगैरह भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो 12मासी जो नदियां हैं उसको भी पानी का स्रोत पर्याप्त स्तर पे मिल जाता है। तो नदियों को जो पर्याप्त स्तर पे जो पानी है वो प्रोवाइड करवाने का काम भी इसी का है, क्योंकि ग्लेशियर से जो पानी है वो आपके सामने पिघलता है और इससे गंगा, जो सिंध नदी हो गई आपके सामने, ब्रह्मपुत्र जैसी 3 भारत की प्रमुख नदियां इसी कारण से पैदा होती हैं। और अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी नदियां तो है ही। वन संपदा और जैव विविधता से भी भरपूर है। तो आपको पता है भाई, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहां पे वन संपदा मिलना तो एक आवश्यक बात है। और इससे पर्यटन और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की कितनी ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो आपके सामने कहां पर देखने को मिलती हैं? हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो इससे क्या होता है? आपके सामने जैव विविधता भी है, पर्यटन और जल विद्युत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया आपके सामने? अगला क्षेत्र है उत्तरी मैदान, जहां पे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान देखने को मिलते हैं। दूसरा भूभाग है उत्तरी मैदान। अब हिमालय से अपन थोड़ा नीचे की तरफ आए तो हिमालयन जो नदियां हैं उनके द्वारा, वो हिमालय से निकली ग्लेशियर से उनका जो पानी था उन्होंने लिया और वहां से क्या है वो अपने साथ मिट्टी का बहाव लेकर आती हैं। जब तेजी से बहती हैं आपके सामने हिमालय से, पहाड़ी क्षेत्र से, तो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आते हैं, वो घिसते चले जाते हैं, कुछ मिट्टी को अपने साथ लेकर आती है। वो मिट्टी जैसे मैदानी क्षेत्र पे आती है तो भाई मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में तो ढलान देखने को मिलती है, जिस वजह से स्पीड होती है नदी की। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे आती है तो आपके सामने उसका जो पानी का बहाव कम हो जाता है और मिट्टी है जो बहकर आई थी वो मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती है। तो ऐसे इस प्रकार से वहां पर क्या होते हैं, एक जो मैदान है, जो
उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है भारत में, जिसको सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाना जाता है। तीनों हिमालयन नदियां हैं। विस्तार से पढ़ेंगे इनकी क्या विशेषताएं हैं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया जालोड निष्पक्षों से निर्मित एक विशाल समतल मैदान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं, वो अपने साथ कुछ मिट्टी, कुछ सिल्ट, कुछ गाद है, वो अपने साथ लेकर आती हैं, जिससे क्या होता है, आपके सामने एक विशाल जो मैदान है उनका निर्माण होता है। और ये क्या है, दुनिया के सबसे बड़े आपके सामने जलोढ़ के जो मैदान है उनमें से एक है ना। इसमें भी अलग अलग पाए जाते हैं, खादर, बांगर और आपके सामने तराई के मैदान के नाम से जाना जाता है। 3 भाग होते हैं इसके भी, खादर, बांगर और आपके सामने तराई, जो उत्तरी जो मैदान देखने को मिलते हैं, जहां पर जो सबसे ज्यादा नवीनतम देखने को मिलती है। इसमें से जो नदियों के द्वारा आपके सामने जब नदियां आती हैं मैदानी क्षेत्र में, और उसके द्वारा जो बाढ़ है वही आती है काफी ज्यादा। पहले तो गर्मियों के मौसम में थोड़े संकीर्ण नदियां होती हैं, वो संकीर्ण हो जाती है, थोड़े ही क्षेत्र में बहती हैं। लेकिन जैसे आपके सामने जो मानसून आता है, तो वो नदियां, उसका बहाव क्षेत्र वो काफी बड़े क्षेत्र में हो जाता है, और उस क्षेत्र में वो मिट्टी अपने साथ बहाकर लाई हुई वहीं पर छोड़ के चली जाती है। तो वहां से 2 प्रकार के आपके सामने भूभाग का मिट्टियों का निर्माण होता है। एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। तो जो खादर होती है वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बाढ़ के समय जो नवीनतम मिट्टी लाकर छोड़ी गई, उसको खादर के नाम से जाना जाता है। और बांगर वो मिट्टी होती है जो आपके सामने, जो पुराने समय में आपके सामने जो मिट्टी है जो बाढ़ के मैदानों से निर्मित हो गई थी, उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। खादर नई मिट्टी होती है, बांगर आपके सामने जो पुराने समय की मिट्टी होती है। उसके साथ आपके सामने बीच का जो क्षेत्र होता है, उसमें जहां पर कंकर पत्थर भी आपको थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं, उसको तराई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन खादर व बांगर इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। अगले वाला महत्व की बात करें, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगर आप उत्तरी मैदानों की बात करें, तो नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, वो भारत की सबसे ज्यादा आपके सामने उपजाऊ मिट्टी होती है, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि देखने को मिलती है। पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध हो जाता है। वही ऐसे आपको पता है, ऐसे जो नदियों के द्वारा अब नदियां, 12मासी नदियां अगर बहती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने जो जल की उपलब्धता भी हमेशा बनी रहती है। भूजल है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती रहती है, और आपके सामने जो जल है वो भी अच्छे से उपलब्ध होता रहता है। कृषि सिंचाई के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं। साथ ही साथ समतल भूभाग देखने के कारण यहाँ पे कृषि हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होती है, जहां अधिकांश खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। और इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, आपके सामने ऐसा भूभाग होता है जहां पे अधिकतर खाद्यान्न से गेहूं, चावल, जो गन्ना है ना, इस प्रकार की जो फसलें हैं जो ज्यादातर लोग खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उनका अधिकतर क्या किया जाता है, उनको उगाई जाती है। साथ के साथ जहां पर अच्छी उपजाऊ जमीन हो, अच्छी कृषि होती हो, और पानी की उपलब्धता भी आसानी से हो जाए, तो इस प्रकार के क्षेत्र में क्या है भाई, पुराने बसावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और प्राचीन समय में जैसे मगध जैसे साम्राज्यों की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। तो बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यताएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और सघन जनसंख्या भी देखने को मिलती है। अगले वाले भूभाग की तरफ बढ़े, तो अगले वाला भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेटो। विशेषताएं हैं, यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग है और सबसे प्राचीन भूभाग के नाम से इसको जाना जाता है, जो त्रिभुजाकार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। तो अब क्या होता है, आपके सामने जैसे अपन ने हिमालय देख लिया, हिमालय के बाद में अपन ने देखा उत्तरी मैदान, तो अब अपन बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ। मध्य प्रदेश में आपके सामने जो नर्मदा नदी के पास का जो भूभाग आता है, जहां पे पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, और ये ट्राइंगल शेप में देखने को मिलता है अक्सर, जो कहां पे आपके सामने जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में देखने को मिलता है, जहां पे अग्नि और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। हुआ क्या, यहाँ पे प्राचीन समय में ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी फटती हैं, और उनका जो लावा है वो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से जाकर जम जाता है, और जिससे क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है। यहाँ पर केंद्रीय उच्च भूमि जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार भी
देखने को मिलता है। तो जो मालवा का पठार है, महाराष्ट्र का बुंदेलखंड वाला पठार है, वो देखने को मिलते हैं। और दक्कन का जो पठार होता है जिसमें पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने पठारी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और ये पठार क्षेत्र में खास करके बुंदेलखंड और मालवा का जो पठार है उनमें सबसे ज्यादा खनिज संपदा भी देखने को मिलती है। खास करके जो बिहार का जो पठारी क्षेत्र है, रांची का पठार का क्षेत्र है, वहां पर भी काफी ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं, खनिज देखने को मिलते हैं। महत्व की बात करें, यहाँ पे खनिज बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे लो एस की खानें हो गई, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आपके सामने ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज है वो देखने को मिलते हैं पठारी क्षेत्र के अंदर। कोयला, मैग्नीज व बॉक्साइट के भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और ये जो पठार है, इस पठारी क्षेत्र में आपके लावा के वजह से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी की विशेषता यही होती है कि वो अपने अंदर सबसे ज्यादा नमी धारण कर सकती है। स्वयं जुताई हो सकती है, जिसकी आपको जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी जैसे उसके ऊपर पानी लगता है वो चिपचिपी हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण उसका जो नमी है वो जाती नहीं है और जिससे कृषि के लिए वो हमेशा उपयुक्त रहती है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा यहाँ पर कपास की खेती होती है। और इसी वजह से इस क्षेत्र में आपके सामने किसका ज्यादा उद्योगों का निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग का उसका बहुत अच्छे से निर्माण हुआ। साथ के साथ इस क्षेत्र से आपके सामने जो विंध्याचल पर्वत भी जो श्रृंखला देखने को मिलती है इसी क्षेत्र में, वहां से अनेक प्रकार की जो नदियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई, साथ के साथ अगर अपन बात करें गोदावरी नदी हो गई, वो इन सब क्षेत्रों से निकलती है। अगले वाले भूभाग की तरफ अगर अपन बाढ़ में बढ़े अगले भूभाग की तरफ, तो हमने देख लिया आपके सामने जो सबसे पहले उत्तर की तरफ हमने देखा हिमालय को, फिर अपन बढ़े और नीचे की तरफ आए तब अपन बढ़े आपके सामने मैदानी क्षेत्रों की तरफ, फिर अपन ने पठारों को भी देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे भारत की और राजस्थान का जो भूभाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। मतलब जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश देखने को मिलता है। मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पे जो बरसात है वो बहुत कम होती है और यहाँ पर आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अरावली क्षेत्र भी है। अरावली क्षेत्र के कारण होता क्या है, अरावली के जितने भी जो मानसून आता है वो उसके पूर्वी दिशा में, बादल उसके पूर्वी दिशा में टकराते हैं। एक तो वो सीधी है एकदम राजस्थान में, तो लगभग बादल तो सीधे निकल जाते हैं मानसूनी हवाएं, लेकिन कुछ बस्ती हैं वो टकराती हैं, वो पूर्वी दिशा में बरसात करते हैं, जिस कारण वहां पे अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जैसे क्षेत्र में किसके मैदानों का निर्माण होता है आपके सामने। और उसका जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वहां पर कम बरसात होती है, इस कारण वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर रेतीले मैदान पाए जाते हैं जिनको बालूका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। स्तूप तो आप समझते हो ना, बड़े बड़े टीले होते हैं उनको बोला जाता है, जहाँ पे ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ जो हो गया उनके कुछ नाम से जाना जाता है। समझ में आएगा। तो बड़े बड़े टीले होते हैं जिनका निर्माण होता है, मिट्टी के बड़े बड़े दौरे हैं उनका निर्माण होता है। साथ के साथ यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। अगर राजस्थान की औसत वर्षा की बात करें, तो 150 मिलीमीटर के नाम से भी कम होती है। और अगर जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां से तो 30 से लेकर 50 mm से भी कम बरसात देखने को मिलती है। महत्व की बात करें, यहाँ पर राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर जो खाद्यान्य फसलें हैं उसमें मोटा अनाज मुख्यतः उगता है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आपके सामने मक्का हो गया, इस प्रकार की फसलें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। साथ के साथ पशुधन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर पशुधन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, बकरी होगी, इस प्रकार के पशुधन जो कम सीमित संसाधनों में कम जल के अंदर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उस प्रकार के पशुधन ही देखने को मिलता है। साथ के साथ सौर और पवन ऊर्जा की भी जो पर्याप्त संभावना है भाई इस क्षेत्र होता है। यहाँ पर आपके सामने जो आंधियां हो गई, बहुत अच्छे आंधियां भी चलती हैं काफी ज्यादा, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा का भी काफी स्कोप है। और सौर ऊर्जा का तो है ही, मरुस्थलीय क्षेत्र है, काफी ज्यादा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ना कोई इतनी ज्यादा आपके सामने लोग रहते हैं, तो जमीन भी काफी ज्यादा है और हर समय आपके सामने जो सूर्य की किरणें उनकी उपलब्धता रहती है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की पर्याप्त स्तर पर यहाँ पर संभावनाएं हैं।
साथ के साथ आपके सामने बाड़मेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वहां की काफी ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वैसे भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर ने कुछ क्षेत्रों को कृषि जैसे संभव बनाया गया और उसके बाद में राजस्थान सरकार जो पंजाब हो गया उनकी जो संयुक्त परियोजना है आपके सामने हरियाणा राजस्थान और पंजाब की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसके तहत राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है खास करके गंगानगर हनुमानगढ़ जैसलमेर जोधपुर बीकानेर वाला और चूरू का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे मरुस्थल देखने को मिलता है वहां पे इंदिरा गांधी नहर ने क्या किया है पानी जो आया है और उससे वहां से कृषि संभव हुई है। अब लास्ट व आखिरी जो आपके सामने जो मैदान है तटीय मैदान। अब तटीय मैदानों की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय पठारों की ओर बढ़े तो प्रायद्वीपीय पठारों के अगर आप पश्चिमी व पूर्वी तट पे आपके सामने ये प्रायद्वीपीय पठार ये भारत है ये प्रायद्वीपीय पठार तो इसका जो किनारों वाला इलाका है यहाँ पर आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और पश्चिमी अगर अपन दिशा में देखें आपके सामने तो आप जो अरब सागर या हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो तटीय मैदान देखने को मिलते हैं जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी दिशा के अंदर तटीय मैदान है जिसमें गुजरात का कोंकण व मालवार तट देखने को मिलता है। गुजराती तट हो गया, कोंकण का तट आपके सामने महाराष्ट्र का तट हो गया और खास करके गोवा के तट को कोंकण के तट के नाम से जाना जाता है। मालवार का आपके सामने तट देखने को मिलता है जहां पे आपके सामने जो केरल का जो क्षेत्र है उसको मालाबार के जो तट के नाम से जाना जाता है। और ये संकरा व कटाफटा आपके सामने है जबकि पूर्वी तट है उत्कल उत्तरी सरकार व कोरामंडल चौड़ा व अधिक नदियों द्वारा निर्मित है। क्योंकि इधर का गुजरात और कोंकण वाला जो तट है वो कटाफटा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं इनके द्वारा जो ज्वारमुख का निर्माण होता है ये एक तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, दूसरी बात पश्चिमी दिशा के अंदर हिंद महासागर में बहुत जो आपके सामने अरब सागर में बहुत कम नदियां गिरती हैं जो बड़ी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नदियां यहाँ पर नहीं गिरती हैं। और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर इतना बड़ा जो ज्यादा चौड़ा इसीलिए क्योंकि गोदावरी कृष्णा ताप्ती जैसी गंगा आपके सामने जैसी बड़ी नदियां हैं वो कहां पर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इनकी खासियत भी यही कि डेल्टा का निर्माण करते हैं जिससे बड़ा तटीय क्षेत्र का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो यह आपके सामने इसके महत्व की बात करें इस क्षेत्र में मुख्यतः मछली पकड़ना चावल की खेती नारियल के बागान देखने को मिलते हैं। तो भाई समुद्र के किनारे होने वाले जितने भी आपके सामने जो कार्य होते हैं वो आपके सामने देखने को मिलते हैं जिसमें मछली पकड़कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, चावल की खेती की जाती है, बंदरगाहों का विकास किया जाता है जहां पर व्यापार व वाणिज्य के भी केंद्र है। जहाँ पे आपके सामने कलकत्ता का जो बंदरगाह है, उड़ीसा का जो बंदरगाह है, आपके सामने जो मुंबई का बंदरगाह है उस जैसे कुछ बड़े बंदरगाह देखने को मिलते हैं। मालाबार व कोरामंडल जैसे आपके सामने दो बड़े बंदरगाह है तटबंध है जहाँ पे आपके तट है जहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार देखने को मिलता है। अगले वाला भूभाग है द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह मुख्यतः देखने को मिलते हैं बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो भारत में अगर द्वीप समूह की बात करें तो दो जगह मुख्यतः हैं, उसमें से बंगाल की खाड़ी में आपके सामने कौन देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार देखने को मिलता है और अरब सागर में आपके सामने लक्षद्वीप है वो आपके सामने देखने को मिलता है। तो जहां जो अंडमान निकोबार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी व विवर्तनिक मूल से हुआ है जबकि जो परवाल भित्तियों से आपके सामने लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो अंडमान निकोबार है उसको क्या वहां पर उसमें अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखियों को विस्फोट होता है और ज्वालामुखी के विस्फोट से जैसे लावा जम गया तो एक स्थल कृतियों का निर्माण हो गया, छोटे छोटे स्थल कृतियों वो द्वीपों का निर्माण हो गया और उसको अंडमान निकोबार के नाम से बोलते हैं। और लक्षद्वीप है वो आपके सामने परवाल भित्तियां हैं उनसे घास फूस हो गया या फिर समुद्री जो अपशिष्ट होता है छोटे छोटे जो मुंगेरी चट्टाने होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उससे एक स्थलकृतियों का निर्माण हो जाता है, द्वीपों का निर्माण हो जाता है, उसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, उससे लक्षद्वीप का निर्माण होता है। महत्व क्या है रणनीतिक सैन्य में? तो एक तो भाई भारत का जो क्षेत्र भारी क्षेत्र है उसके ऊपर सैन्य गतिविधियों करने के लिए या फिर और भी रणनीतिक रूप से महत्व है। जैव विविधता खास करके अंडमान निकोबार और आपके सामने जो लक्षद्वीप है इतने खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे पर्यटन भी काफी ज्यादा लोग जाते हैं और प्राकृतिक बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने कुल 6 प्रकार के जितने भी भौतिक विभाजन थे वो मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। कैसा लगा आपका वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट अध्ययन करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके सामने अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अन्य वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से जाकर भी अन्य वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। भारत में कृषि क्या एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो कृषि होती है उसके जो फसलों के बारे में बताना है, तो कृषि के बारे में देखेंगे तो भारत में आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की लगभग आपके सामने 65% से ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर करती थी, सिर्फ कृषि पर निर्भर करती थी। और आज भी भारत की कुछ जो निर्भरता कम हुई है, हम सर्विस सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उस कारण, लेकिन अभी भी भारत की काफी जनसंख्या है जो किस पर निर्भर करती है, आपके सामने कृषि पर निर्भर करती है और खास करके तो ग्रामीण क्षेत्र की तो सबसे ज्यादा निर्भर करती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा मृदा मृदा परिस्थितियों के कारण फसलों में विविधता पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु और जो मृदा है उसकी परिस्थितियों के कारण क्या फसलों में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। भारत में एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है, भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप देखो उत्तरी मैदानों क्षेत्र में तो जो जलद मृदा है वो पाई जाती है आपके सामने। अगर आप जो दक्कन के पठार है यहाँ पे काली लाल मिट्टी पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में आपके सामने लवणीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके सामने जो जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है आपके सामने भुरभुरी मिट्टी वो पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपके सामने पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग मिट्टी के प्रकार होने के कारण अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको उगाना संभव है। और भारत की जलवायु वो भी कुछ इस प्रकार की है कि हर क्षेत्र की जलवायु भी अलग है ना। अब अगर आप उत्तरी क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पर सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं। जो आपके सामने जो अगर आप दक्षिण के भारत में जाओगे तो वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती है, सामान्य तापमान भी रहता है। समझ में आ गया। तो भारत की जलवायु भी ऐसी है जहां पर तापमान में भी जलवायु में भी विविधता देखने को मिलती है। इस कारण भारत में विविध फसलों में विविधता होना एक सामान्य सी बात है। फसलों को मुख्य रूप से 3 कृषि ऋतुओं में बांटा गया है। तो भारत में अगर फसलों की बात करें तो जो कृषि ऋतु हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें उनको बांटा गया, जैसे खरीफ रबी और जायद फसलों में मुख्यतः इन तीनों को बांटा गया है। समझ में आ गया। तो 3 प्रमुख कृषि फसलें हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन विस्तार से। सबसे जो पहले फसलें आती हैं वो आती हैं खरीफ की फसलें, है ना, जिनको कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। अब जो मानसूनी सीजन की शुरुआत होती है भारत में जून में और काफी क्षेत्र में जुलाई में पहुंचता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तो वहां पर जुलाई में उसमें उनकी कृषि की जाती है। जैसे भारत में मानसून आता है तो उस समय बरसात के कारण, क्योंकि भारत का लगभग कृषि है वो किस पर निर्भर करती है, आपके सामने लगभग कृषि आपके सामने मानसून पर निर्भर करती है। तो जैसे मानसून आता है, जमीन है उसमें जो बरसात के कारण नमी होती है, उसके बाद में उसकी जुताई की जाती है। और इस फसल को जैसे भारत में ठंड जो का मौसम है, सर्दी का मौसम आता है, उससे पहले सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, कौन सा है, चावल की फसल। समझ में आ गया। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसको भाई अच्छे से कर लेना। विशेषताओं की बात करें, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है किसको, चावल को, जिसमें सबसे उच्च तापमान आपके सामने लगभग 25 डिग्री से अधिक तापमान देखने को मिलता है और लगभग उच्च आर्द्रता भी देखने को मिलती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। मतलब ये फसल उस वाले क्षेत्र में होगी जहां पर तापमान हमेशा 25 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 25 डिग्री से ज्यादातर तापमान आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, उत्तर भारत में, पंजाब, बिहार, आपके सामने हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, इस ये वाला वो क्षेत्र होता है जहां पर 25 डिग्री से अधिक तापमान मिलता है और हमेशा आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी अच्छी होगी और 100 जो सेंटीमीटर है मिलीमीटर है उससे ज्यादा बरसात होनी चाहिए आपके सामने, तभी आपके सामने क्या है, ये फसलें उगती हैं। समझ में आ गए। तो ये सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तापमान अधिक होना चाहिए 25 डिग्री से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होनी चाहिए। इसके मुख्य उत्पादित क्षेत्रों की बात करें तो आपके सामने उत्तर भारत में खास करके ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ भूभाग, दक्षिणी भूभाग में भी इसकी कृषि की जाती है जहां पर पानी की उपलब्धता
सुगमता से देखने को मिलती है। काफी ज्यादा मात्रा में इसको पानी भी चाहिए, तो इसी क्षेत्र में इसका ये उत्पादित हो सकती है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। पहला क्षेत्र है जहां पर ये अच्छे जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल हो गया आपके सामने, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके सामने बिहार, उड़ीसा में खास करके इसका क्या उत्पादन होता है। तो मुख्य क्षेत्र आपको पता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आपके सामने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर, और बिहार जहां पर सबसे ज्यादा चावल की कृषि है वो की जाती है, और इस भूभाग में आपके सामने मुख्यतः चावल को खाद्यान्न के रूप में खाया भी जाता है। समझ में आ गया। अगले वाली जो फसल है खरीफ फसलों में वो कौन सी है? मक्का की फसल। मक्का की फसल एक मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। इसका भी आपके सामने जो जून जुलाई में मानसून के बाद में इसको बोया जाता है, जिसको आपके सामने खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में और विशेषकर तो इसको चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए तापमान के लिए आपको तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, मतलब आपके सामने विशेषकर ठीक ठाक तापमान आपको इसको चाहिए, और हल्की वर्षा, मतलब बरसात की इसको ज्यादा जरूरत नहीं होती। राजस्थान जैसा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे मक्के की आपके सामने खेती होती है। ठीक ठाक आपको तापमान हो और आपके सामने अगर थोड़ी ठीक ठाक वर्षा होती है उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसमें चावल जितनी बरसात की जरूरत नहीं होती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये वाली फसलें उगाई जाती हैं। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मक्के की फसल होती है। अगले वाला है, अगला मोटा अनाज है वो इस समय बोया जाता है, वो कौन सा होता है? ज्वार की फसल को उगाया जाता है। मोटा अनाज की फसल है जहां पे कम वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपके सामने ज्वार की जो फसल है आप सबको पता है कहां पर उगाई जाती है, जहां पर कम मोटा अनाज की विशेषता यही होती है कि वो उस क्षेत्र में उगता है जहां पर आपके सामने कम बरसात देखने को मिलती है और उच्च तापमान होते हैं। विशेषकर आपके सामने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में उगाई जाती है। तो अच्छे से याद कर लेना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ज्वार का। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बाजरा। तो बाजरा आपके सामने बलुई व कम उपजाऊ मृदा में भी और कम वर्षा में होने वाली आपके सामने जो मोटे अनाज की फसल है, बाजरा एक ऐसी ही फसल है जो सबसे कम आपके सामने क्या होगा, बरसात होगी तो भी ये क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और इसको इतनी ज्यादा बरसात की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये उस वाले क्षेत्र में होता है, खास करके राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे कम बरसात देखने को मिलती है, कम उपजाऊ भूमि है, बालू मिट्टी पाई जाती है, तो ये सब बाजरा है वहां पर उत्पादित होता है। खास करके राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, साथ साथ उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, और जो राजस्थान के लगती सीमाएं हैं गुजरात व हरियाणा में आपके सामने मुख्यतः बाजरा को बोया जाता है। अगले वाली फसल है खरीफ फसलों में कपास की फसल। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जो जिसमें मुख्य रूप से रेशेदार फसलों में इसको जाना जाता है। कैसा तापमान चाहिए आपके सामने? इसके लिए उच्च तापमान होना चाहिए और बरसात है वो भी हल्की होनी चाहिए, मतलब कम बरसात में और उच्च तापमान में इसका तो उत्पादन हो सकता है। 201 पाला रहित दिन होने चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि इसमें आपके सामने पाला मतलब ठंड नहीं पड़नी चाहिए ज्यादा दिन। सबसे इंपॉर्टेंट है 110 दिन इसको लगभग ऐसे चाहिए जिसमें ठंड है वो कम रहे और तेज धूप खिले। जितनी ज्यादा तेज धूप होती है उतने ही ज्यादा आपके सामने जो कपास है उसकी कृषि शानदार होती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी आपके सामने 210 पाला रहित दिन होने चाहिए, मतलब कम सर्दी पड़नी चाहिए। काली मृदा है वो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, इसीलिए आपके सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खास करके इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, जिसको आपके सामने कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, वो मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी के रूप में जानी जाती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आपके सामने आंध्र प्रदेश और पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, विशेषकर उस क्षेत्र में आपके सामने सबसे ज्यादा इस जो कपास है उसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगली फसल की बात करें आपके सामने गन्ना। गन्ना कैसी फसल होती है जहां पे उष्ण कटिबंधीय और आपके सामने उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जहां पर आपके सामने 21 से 27 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए और मध्यम से ज्यादा अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए। मतलब वही गन्ने की फसल को आपके सामने सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की बरसात देखने को मिले।
उत्पादन वाला क्षेत्र की बात करें तो जहां पर क्या तो नदियां बहती हैं या फिर अच्छी मात्रा में बरसात होती है, उसी जो प्रदेश में इसकी जो आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, इसकी कृषि देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व बिहार व गुजरात में इसकी विशेषकर फसल है वो देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जो क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। खास करके तो उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। ये थी आपके सामने खरीफ फसलें। अब बात करेंगे अपन रबी फसलों की। सर्द मौसम जैसे ही आता है, तो जैसे सितंबर अक्टूबर में आपके सामने जो खरीफ फसलें उनको काट लिया जाता है, उसके बाद में सर्दी के मौसम में आपके सामने क्या होती है, उस मौसम में आपके सामने जिन फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक, और जिनको अप्रैल से जून मतलब गर्मी के आने से पहले भारत में है ना, उनको काट लिया जाता है। उन फसलों को आपको क्या कहा जाता है? रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। विशेषकर आपके सामने सबसे पहले और सबसे प्रमुख फसल जो इसमें आती है, मतलब इस प्रकार की फसलें जिनको उत्पादित होने के लिए आपको किस प्रकार का जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, वो फसलें इसमें मुख्य प्रकार से आती हैं। पहली प्रमुख फसल है गेहूं की फसल, जहां पर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है और उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है, जिसको आपके सामने ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। 10 से 15 डिग्री का तापमान होना चाहिए और 20 से 25 डिग्री का तापमान है कटाई के समय होना चाहिए। मतलब तापमान का बहुत बड़ा असर होता है आपके सामने रबी फसलों में, जहाँ पे 10 से 15 डिग्री का जो तापमान है वो बुआई के समय हो और 20 से 25 डिग्री का तापमान है वो आपके सामने कटाई का समय हो। आपके सामने ना सिर्फ यहाँ पर आपके सामने तापमान का महत्व है, बल्कि बरसात है या वर्षा है उसका भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बरसात की भी आवश्यकता होती है। मतलब मध्यम से अच्छे दर्जे की आपके सामने बरसात होनी चाहिए, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की। और जिन क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है, जहां पर क्या होता है, विशेष करके आपके सामने जो अच्छी मात्रा में बरसात देखने को मिलती है, या फिर जहाँ पे बुआई के लिए आपके सामने नदियां है या सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, उसी क्षेत्र में गेहूं को उगाया जा सकता है, वरना गेहूं की फसल नहीं होती है। गेहूं का उत्पादन आपके सामने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। साथ के साथ कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगले वाली जो फसल है वो कौन सी है? जौ की फसल। अगला जो अनाज है जो आपके सामने जो है, जो फसल बोई जाती है वो कौन सी? जौ क्या जो अनाज है वो उगाया जाता है। कम उपजाऊ फसल है, मर्दा व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आपके सामने मतलब गेहूं से कम उपजाऊ वाली जमीन है जहां पर गेहूं नहीं उगाया जा रहा है, उस जगह में उसकी जगह क्या उगा देते हैं लोग? उसकी जगह उगाया जाता है आपके सामने जौ, जिसमें कम उपजाऊ जमीन चाहिए और कम वर्षा में ये आसानी से उग जाता है। विशेषकर आपके सामने राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर उसका वो वाला क्षेत्र जहां पे आपके सामने उत्पादकता गेहूं की नहीं देखने को मिलती है, उस क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। समझ में आ गया? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका मुख्यतः उत्पादन देखने को मिलता है। विशेषताओं की बात करें, रबी की जो प्रमुख फसल है और तिलहन की फसल के रूप में अगले वाली फसल है वो कौन सी है? सरसों। सरसों की फसल कहां पर बोई जाती है? आपके सामने रबी की सबसे प्रमुख फसलों में से और तिलहन की फसलों में आती है, जहां पर जिसको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बोया जाता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है चना। चने जो रबी की ये भी प्रमुख फसल है, जहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसको बोया जाता है। फिर जो आपके सामने जो बीच का मौसम आता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम आता है, जहां पे आपके सामने जो खाली रहता है, मार्च से लेकर जून तक पूरे भारत में ऐसा मौसम होता है जहां पर बहुत कम फसलें बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें हो गई या वाणिज्य फसलें हो गई, वो कम बोई जाती हैं। तो उस समय आपके सामने जो बीच के समय में जायद फसलें उगाई जाती हैं, जो कम समय में जिनका उत्पादन हो सकता है और कम पानी में हो सकता है। तो इसमें कौन सी होती हैं? जो खाने पीने की जो विशेषकर जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, ककड़िया हो गए, सब्जी हो गई और चारे की फसलें हैं, वो मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। इस समय ना तो नदियों में इतना पानी रहता है, ना आपके सामने जो
सिंचाई है, उसके लिए आपको मुख्यतः किस पर निर्भर होना पड़ता है, भूजल पे होना पड़ता है, या फिर अगर नहरी क्षेत्र हो तो वहां पर होना पड़ता है, या कोई सिंचाई परियोजना चल रही है उस पर आपको निर्भर होना पड़ता है। तो ये फसलें वहीं पर उगाई जा सकती है जहां पर आपके सामने सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, वहीं पे आपके सामने इन फसलों को उगाया जाता है। जहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भूभागों में इन फसलों को उगाया जाता है। भारत में कृषि विविधता वाले देश में भौगोलिक व जलवायु जो विभिन्नताओं को दर्शाती है। आपके सामने जो भारत जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि की विविधता देखने को मिलती है और भौगोलिक व जलवायु आपके सामने विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। इन प्रमुख फसलों में अनेक विशिष्ट उत्पादन के क्षेत्र हैं जहां पर ज्ञान, कृषि नियोजन, खाद्य सुरक्षा नीतियां और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो भारत जैसा देश है, यहाँ पे कृषि भूमि की कमी नहीं है, यहाँ की मिट्टी है वो भी ठीक ठाक उपजाऊ है, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पे भारत में तकनीक की और कम से कम जो मानसून है उस पर निर्भरता कम करने की, जिससे क्या हो भारत और अधिक जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कर पाए। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख जो फसलें हैं और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चावल और चाय वाला प्रश्न आपके सामने जो मुख्यतः देखने को मिलता है, अच्छे से करके चले जाना इन प्रश्नों को। अगर ये वाला प्रश्न है तो मैंने लगभग इसका रिवीजन करवा दिया है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूं। उसका जो अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट अध्ययन करा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके सामने अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और अन्य वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से जाकर भी अन्य वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। भारत में कृषि क्या एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो कृषि होती है उसके जो फसलों के बारे में बताना है, तो कृषि के बारे में देखेंगे तो भारत में आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की लगभग आपके सामने 65% से ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर करती थी, सिर्फ कृषि पर निर्भर करती थी। और आज भी भारत की कुछ जो निर्भरता कम हुई है, हम सर्विस सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उस कारण, लेकिन अभी भी भारत की काफी जनसंख्या है जो किस पर निर्भर करती है, आपके सामने कृषि पर निर्भर करती है, और खास करके तो ग्रामीण क्षेत्र की तो सबसे ज्यादा निर्भर करती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा मृदा परिस्थितियों के कारण फसलों में विविधता पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु और जो मृदा है उसकी परिस्थितियों के कारण क्या फसलों में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। भारत में एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है, भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप देखो उत्तरी मैदानों क्षेत्र में तो जो जलद मृदा है वो पाई जाती है आपके सामने। अगर आप जो दक्कन के पठार है यहाँ पे काली लाल मिट्टी पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में आपके सामने लवणीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके सामने जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है आपके सामने भुरभुरी मिट्टी वो पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपके सामने पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग मिट्टी के प्रकार होने के कारण अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको उगाना संभव है। और भारत की जलवायु वो भी कुछ इस प्रकार की है कि हर क्षेत्र की जलवायु भी अलग है ना। अब अगर आप उत्तरी क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पर सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं। जो आपके सामने जो अगर आप दक्षिण के भारत में जाओगे तो वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती है, सामान्य तापमान भी रहता है। समझ में आ गया। तो भारत की जलवायु भी ऐसी है जहां पर तापमान में भी जलवायु में भी विविधता देखने को मिलती है। इस कारण भारत में फसलों में विविधता होना एक सामान्य सी बात है। फसलों को मुख्य रूप से 3 कृषि ऋतुओं में बांटा गया है। तो भारत में अगर फसलों की बात करें तो जो कृषि ऋतु हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें उनको बांटा गया, जैसे खरीफ, रबी और जायद फसलों में मुख्यतः इन तीनों को बांटा गया है। समझ में आ गया। तो 3 प्रमुख कृषि फसलें हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन विस्तार से। सबसे जो पहले फसलें आती हैं वो आती हैं खरीफ की फसलें, है ना, जिनको कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। अब जो मानसूनी सीजन की शुरुआत होती है भारत में जून में, और काफी क्षेत्र में जुलाई में पहुंचता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तो वहां पर जुलाई में उसमें उनकी कृषि की जाती है। जैसे भारत में मानसून आता है तो उस समय बरसात के कारण, क्योंकि भारत का लगभग कृषि है वो किस पे निर्भर करती है आपके सामने, लगभग कृषि आपके सामने मानसून पर निर्भर करती है। तो जैसे मानसून आता है, जमीन है उसमें जो बरसात के कारण नमी होती है, उसके बाद में उसकी जुताई की जाती है। और इस फसल को जैसे भारत में ठंड जो का मौसम है, सर्दी का मौसम आता है, उससे पहले सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, कौन सा है, चावल की फसल।
समझ में आ गया? इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसको भाई अच्छे से कर लेना। विशेषताओं की बात करें, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है किसको? चावल को, जिसमें सबसे उच्च तापमान आपके सामने लगभग 25 डिग्री से अधिक तापमान देखने को मिलता है और लगभग उच्च आर्द्रता भी देखने को मिलती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। मतलब ये फसल उस वाले क्षेत्र में होगी जहां पर तापमान हमेशा 25 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 25 डिग्री से ज्यादातर तापमान आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? उत्तर भारत में, पंजाब, बिहार, आपके सामने हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, इस ये वाला वो क्षेत्र होता है जहां पर 25 डिग्री से अधिक तापमान मिलता है और हमेशा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी अच्छी होगी और 100 जो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उससे ज्यादा बरसात होनी चाहिए आपके सामने, तभी आपके सामने क्या है, ये फसलें उगती हैं। समझ में आ गए? तो ये सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तापमान अधिक होना चाहिए 25 डिग्री से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होनी चाहिए। इसके मुख्य उत्पादित क्षेत्रों की बात करें तो आपके सामने उत्तर भारत में खास करके ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ भूभाग, दक्षिणी भूभाग में भी इसकी कृषि की जाती है जहां पर पानी की उपलब्धता सुगमता से देखने को मिलती है, काफी ज्यादा मात्रा में इसको पानी भी चाहिए, तो इसी क्षेत्र में इसका ये उत्पादित हो सकती है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। पहला क्षेत्र है जहां पर ये अच्छे, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल हो गया आपके सामने, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके सामने बिहार, उड़ीसा में खास करके इसका क्या उत्पादन होता है। तो मुख्य क्षेत्र आपको पता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आपके सामने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर, और बिहार जहां पर सबसे ज्यादा चावल की कृषि है वो की जाती है और इस भूभाग में आपके सामने मुख्यतः चावल को खाद्यान्न के रूप में खाया भी जाता है। समझ में आ गया? अगले वाली जो फसल है खरीफ फसलों में वो कौन सी है? मक्का की फसल। मक्का की फसल एक मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। इसका भी आपके सामने जो जून जुलाई में मानसून के बाद में इसको बोया जाता है, जिसको आपके सामने खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में और विशेषकर तो इसको चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए तापमान के लिए आपको, तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, मतलब आपके सामने विशेषकर ठीक ठाक तापमान आपको इसको चाहिए और हल्की वर्षा, मतलब बरसात की इसको ज्यादा जरूरत नहीं होती। राजस्थान जैसा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे मक्के की आपके सामने खेती होती है, ठीक ठाक आपको तापमान हो और आपके सामने अगर थोड़ी ठीक ठाक वर्षा होती है उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसमें चावल जितनी बरसात की जरूरत नहीं होती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये वाली फसलें उगाई जाती हैं। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मक्के की फसल होती है। अगले वाला है, अगला मोटा अनाज है वो इस समय बोया जाता है, वो कौन सा होता है? ज्वार की फसल को उगाया जाता है। मोटा अनाज की फसल है जहां पे कम वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपके सामने ज्वार की जो फसल है आप सबको पता है कहां पर उगाई जाती है, जहां पर कम, मोटा अनाज की विशेषता यही होती है कि वो उस क्षेत्र में उगता है जहां पर आपके सामने कम बरसात देखने को मिलती है और उच्च तापमान होते हैं। विशेषकर आपके सामने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में उगाई जाती है। तो अच्छे से याद कर लेना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ज्वार का। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बाजरा। तो बाजरा आपके सामने बलुई व कम उपजाऊ मृदा में भी और कम वर्षा में होने वाली आपके सामने जो मोटे अनाज की फसल है, बाजरा एक ऐसी ही फसल है जो सबसे कम आपके सामने क्या होगा, बरसात होगी तो भी ये क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है और इसको इतनी ज्यादा बरसात की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये उस वाले क्षेत्र में होता है, खास करके राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे कम बरसात देखने को मिलती है, कम उपजाऊ भूमि है, बालू मिट्टी पाई जाती है, तो ये सब बाजरा है वहां पर उत्पादित होता है। खास करके राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, साथ साथ उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया और जो राजस्थान के लगती सीमाएं हैं गुजरात व हरियाणा में आपके सामने मुख्यतः बाजरा को बोया जाता है। अगले वाली फसल है खरीफ फसलों में कपास की फसल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिसमें मुख्य रूप से रेशेदार फसलों में इसको जाना जाता है। कैसा तापमान चाहिए आपके सामने? इसके लिए उच्च तापमान होना चाहिए और बरसात है वो भी हल्की होनी चाहिए, मतलब कम बरसात में और उच्च तापमान में इसका उत्पादन हो सकता है। 201 पाला रहित दिन होने चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि इसमें
आपके सामने पाला मतलब ठंड नहीं पड़नी चाहिए ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट है 110 दिन इसको लगभग ऐसे चाहिए जिसमें ठंड है वो कम रहे और तेज धूप खिले। जितनी ज्यादा तेज धूप होती है उतने ही ज्यादा आपके सामने जो कपास है उसकी कृषि शानदार होती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी आपके सामने 210 पाला रही दिन होने चाहिए, मतलब कम सर्दी पड़नी चाहिए। काली मृदा है वो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, इसीलिए आपके सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खास करके इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, जिसको आपके सामने कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, वो मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी के रूप में जानी जाती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आपके सामने आंध्र प्रदेश और पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, विशेषकर उस क्षेत्र में आपके सामने सबसे ज्यादा इस जो कपास है उसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगली फसल की बात करें आपके सामने गन्ना। गन्ना कैसी फसल होती है जहां पे उष्ण कटिबंधीय और आपके सामने उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जहां पर आपके सामने 21 से 27 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए और मध्यम से ज्यादा अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए। मतलब वही गन्ने की फसल को आपके सामने सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की बरसात देखने को मिले। उत्पादन वाला क्षेत्र मिले की बात करें तो जहां पर क्या तो नदियां बहती हैं या फिर अच्छी मात्रा में बरसात होती है, उसी जो प्रदेश में इसकी जो आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, इसकी कृषि देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व बिहार व गुजरात में इसकी विशेषकर फसल है वो देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जो क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। खास करके तो उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। ये थी आपके सामने खरीफ फसलें। अब बात करेंगे अपन रबी फसलों की। सर्द मौसम जैसे ही आता है तो जैसे सितंबर अक्टूबर में आपके सामने जो खरीफ फसलें उनको काट लिया जाता है, उसके बाद में सर्दी के मौसम में आपके सामने क्या होती है, उस मौसम में आपके सामने जिन फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक और जिनको अप्रैल से जून मतलब गर्मी के आने से पहले भारत में है ना उनको काट लिया जाता है, उन फसलों को आपको क्या कहा जाता है, रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। विशेषकर आपके सामने सबसे पहले और सबसे प्रमुख फसल जो इसमें आती है, मतलब इस प्रकार की फसलें जिनको उत्पादित होने के लिए आपको किस प्रकार का जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, वो फसलें इसमें मुख्य प्रकार से आती हैं। पहली प्रमुख फसल है गेहूं की फसल, जहां पर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है और उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, जिसको आपके सामने ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। 10 से 15 डिग्री का तापमान होना चाहिए और 20 से 25 डिग्री का तापमान है कटाई के समय होना चाहिए। मतलब तापमान का बहुत बड़ा असर होता है आपके सामने रबी फसलों में, जहां पे 10 से 15 डिग्री का जो तापमान है वो बुआई के समय हो और 20 से 25 डिग्री का तापमान है वो आपके सामने कटाई का समय हो। आपके सामने ना सिर्फ यहाँ पर आपके सामने तापमान का महत्व है, बल्कि बरसात है या वर्षा है उसका भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बरसात की भी आवश्यकता होती है। मतलब मध्यम से अच्छे दर्जे की आपके सामने बरसात होनी चाहिए, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की। और जिन क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है, जहां पर क्या होता है, विशेष करके आपके सामने जो अच्छी मात्रा में बरसात देखने को मिलती है या फिर जहां पे बुआई के लिए आपके सामने नदियां है या सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, उसी क्षेत्र में गेहूं को उगाया जा सकता है, वरना गेहूं की फसल नहीं होती है। गेहूं का उत्पादन आपके सामने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। समझ में आ गया, यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। साथ के साथ कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगले वाली जो फसल है वो कौन सी है, जौ की फसल। अगला जो अनाज है जो आपके सामने जो है, जो फसल बोई जाती है वो कौन सी, जौ क्या जो अनाज है वो उगाया जाता है। कम उपजाऊ फसल है, मृदा व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आपके सामने मतलब गेहूं से कम उपजाऊ वाली जमीन है जहां पर गेहूं नहीं उगाया जा रहा है, उस जगह में उसकी जगह क्या उगा देते हैं लोग, उसकी जगह उगाया जाता है आपके सामने जौ, जिसमें कम उपजाऊ जमीन चाहिए और कम वर्षा में ये आसानी से उग जाता है। विशेषकर आपके सामने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर उसका वो वाला क्षेत्र जहां पे आपके सामने उत्पादकता गेहूं की नहीं देखने को मिलती है, उस क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। समझ में आ गया। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका मुख्यतः उत्पादन देखने को मिलता है।
विशेषताओं की बात करें, रबी की जो प्रमुख फसल है और तिलहन की फसल के रूप में जो अगले वाली फसल है वो कौन सी है, सरसों। सरसों की फसल कहां पर बोई जाती है, आपके सामने रबी की सबसे प्रमुख फसलों में से और तिलहन की फसलों में आती है, जहां पर जिसको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बोया जाता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है चना। चने जो रबी की यह भी प्रमुख फसल है, जहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसको बोया जाता है। फिर जो आपके सामने जो बीच का मौसम आता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम आता है, जहां पे आपके सामने जो खाली रहता है मार्च से लेकर जून तक, पूरे भारत में ऐसा मौसम होता है जहां पर बहुत कम फसलें बोई जाती हैं, खाद्यान्न फसलें हो गई या वाणिज्य फसलें हो गई, वो कम बोई जाती हैं। तो उस समय आपके सामने जो बीच के समय में जायद फसलें उगाई जाती हैं, जो कम समय में जिनका उत्पादन हो सकता है और कम पानी में हो सकता है। तो इसमें कौन सी होती हैं, जो खाने पीने की जो विशेषकर जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, ककड़िया हो गए, सब्जी हो गई और चारे की फसलें हैं, वो मुख्य रूप से उगाई जाते हैं। इस समय ना तो नदियों में इतना पानी रहता है, ना आपके सामने जो सिंचाई है उसके लिए आपको मुख्यतः किस पर निर्भर होना पड़ता है, भूजल पे होना पड़ता है, या फिर अगर नहरी क्षेत्र हो तो वहां पर होना पड़ता है, या कोई सिंचाई परियोजना चल रही है उस पर आपको निर्भर होना पड़ता है। तो ये फसलें वहीं पर उगाई जा सकती हैं जहां पर आपके सामने सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, वहीं पे आपके सामने इन फसलों को उगाया जाता है। जहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भूभागों में इन फसलों को उगाया जाता है। भारत में कृषि विविधता वाले देश में भौगोलिक व जलवायु जो विभिन्नताओं को दर्शाती है, आपके सामने जो भारत जैसा क्षेत्र है यहाँ पे कृषि की विविधता देखने को मिलती है और भौगोलिक व जलवायु आपके सामने विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। इन प्रमुख फसलों में अनेक विशिष्ट उत्पादन के क्षेत्र हैं जहां पर ज्ञान, कृषि नियोजन, खाद्य सुरक्षा नीतियां और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो भारत जैसा देश है, यहाँ पे कृषि भूमि की कमी नहीं है, यहाँ की मिट्टी है वो भी ठीक ठाक उपजाऊ है, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पे भारत में तकनीक की और कम से कम जो मानसून है उस पर निर्भरता कम करने की, जिससे क्या हो भारत और अधिक जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कर पाए। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख जो फसलें हैं और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चावल और चाय वाला प्रश्न आपके सामने जो मुख्यतः देखने को मिलता है, अच्छे से करके चले जाना इन प्रश्नों को। अगर ये वाला प्रश्न आए तो मैंने लगभग इसका रिवीजन करवा दिया है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो को ज्वाइन करने को आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, और जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे नीचे यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। ये भारत का भूगोल की जो आपकी पीडीएफ है, यहाँ पर कंप्लीट के कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं और आप इसको खोल के पढ़ लेना। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या देखने को मिलती है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके सामने जो उत्तरी दिशा है उसमें 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है, और दक्षिणी क्षेत्र होता है वहां पे आपके सामने 37 डिग्री और 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है। पूर्वी दिशा की तरफ अगर अपन बढ़े तो 68 पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़े अपन तो 68 डिग्री 7 मिनट का आपके सामने जो पूर्वी देशांतर देखने को मिलता है, और आपके सामने 97.25 से तक आपके सामने पूर्वी देशांतर वो फैला हुआ है। अगर आप इसमें अगर ट्रिक से याद कर लें तो एक एक याद कर लेना और 29 इनमें ऐड कर लेना, समझा। 29 आप में ऐड कर लेना, 8.4 में आप लगभग 29 ऐड कर लो और 68 में लगभग आप 29 ऐड कर लो, तो आप 37 और 97.25 तक